go. Yeah, I'm like an addict, do I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it, fuse like a magnet. Lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shit tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time. जय श्री राम दोस्तों, आज के ब्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारा डे 123 हमारा डेली ब्लॉग चैलेंज का, एंड फाइनली हमारे 4 महीने 120 डेज़ कंप्लीट हो गए हमारे 365 डेज़ चैलेंज के, जो कि बहुत अच्छी बात है भाई। कॉन्ग्रेचुलेशन नवीन भंडारी, आप अभी अपने आप को खुद ही दे दो, बाकी अभी तो कमेंट आएंगे नहीं। एंड फाइनली आज का दिन है जब हम अपनी TVS रेडर का रिव्यू करने वाले हैं। टोटल हमने चला ली है 11,236 किलोमीटर। मैं मानता हूँ मैंने थोड़ा सा देर कर दी, लेकिन मैं इसको हर रोड पे चेक करना चाहता था। आप देख सकते हैं हमारे यहाँ की जो रोड कंडीशंस हैं वो बैड भी है और इस तरीके से गुड भी है। और मैंने इस बाइक को सब जगह चला लिया है, सिटी में भी चला लिया है, हाईवेज़ पे भी चला लिया है और हिल्स पे भी चला लिया है। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी जो हम रानीखेत गए थे उत्तराखंड में, तो मैं दिल्ली से उत्तराखंड गया था इसी बाइक पे। तो अगर आपने नहीं देखे तो जाके देख सकते हैं। हमने पूरा कवर किया, दिल्ली से उत्तराखंड गए और उत्तराखंड से दिल्ली लगभग 1100 किलोमीटर हमने कवर किए थे इस बाइक में। तो यही सबसे बड़ा रीज़न था कि मैं इतना लेट हो गया इस बाइक का रिव्यू करने में। एंड हाँ, अब मैं पूरी तरह से श्योर हूँ कि मैं आपको बता सकता हूँ इस बाइक का रिव्यू और कैसा मैं अभी तक फ़ील कर रहा हूँ इस बाइक के साथ, और क्या क्या मुझे कमियाँ लगती है, क्या क्या मुझे अच्छाइयाँ लगती है। देखिए काफ़ी सारी तो हमने ऑलरेडी सुनी हुई हैं, वही कुछ मैं भी आपको बताऊँगा। लेकिन क्या मुझे पर्सनली लगा, क्योंकि मैं आज का जो रिव्यू देना चाहता हूँ ना वो पर्सनल अपने ड्राइविंग के एक्सपीरियंस के हिसाब से देना चाहता हूँ। तो आप वीडियो पूरी देखना, अगर आपको अच्छी लगती है तो आप बताना मुझे, या फिर कोई भी कमी पेशी आपको लगती है तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए अब थोड़ी सी अच्छी सी लोकेशन देखते हैं, थोड़ी शांत सी लोकेशन, वहाँ पर चलकर थोड़ा सा वॉक अराउंड करते हैं। तो चलिए जब तक हम लोकेशन ढूंढते हैं उससे पहले हम राइड कर रहे हैं तो राइडिंग कंफर्ट की बात कर लेते हैं। तो अगर मैं सिटी की बात करूँ तो भाई सिटी में इसका राइडिंग कंफर्ट एक नंबर है, कोई भी दिक्कत मुझे नहीं आती है किसी भी चीज़ में। मैंने इस बाइक को 11,238 किलोमीटर चला लिया है और अभी तक अगर सिटी में बात करूँ तो भाई कोई भी दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया चलती है। और अगर आप इसकी छोटी किसी बाइक से कंपैरिजन करते हैं ना, जैसे सामने जा रही है या स्प्लेंडर वगैरह जो भी छोटी बाइक्स है ना, अगर आप उससे कंपेयर करते हैं तो आपको निराशा नहीं होगी। एक नंबर की बाइक है, पावर में कोई कमी नहीं है। ये देखिए इस सेगमेंट्स की जो भी बाइक है ना उसमें सभी बाइक्स को टक्कर देती है ये बाइक। और जो इसका सेटिंग पोस्चर है काफ़ी अग्रेसिव एंड स्पोर्टी है, तो मुझे तो काफ़ी अच्छा लगता है सिटी के हिसाब से। तो अगर बात की जाए लॉन्ग राइड्स की या हाईवे राइड्स की, तो उस केस में थोड़ा सा आपको थकावट लगती है, क्योंकि हाईवे राइड्स पे आप ऑलवेज़ स्पोर्टिंग कंडीशन में नहीं चला सकते। लाइक अगर आपकी जो कमर है वो बैंड हो रखी है ना, तो उस कंडीशन में आप ऑलवेज़ चला नहीं सकते। तो उसके लिए आपको स्ट्रेट होना पड़ता है। जब आप स्ट्रेट होते हैं ना तो आपके हाथ जो है इस तरीके से थोड़े से छूट जाते हैं। तो वहाँ मुझे थोड़ा सा लगा था हाँ भाई यहाँ पे थोड़ी सी कमी है, लेकिन इसकी वजह से बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ा था मेरी राइड्स पे। मैंने काफ़ी अच्छे से एंजॉय किया और काफ़ी अच्छे से हमने बाइक चलाई थी। और अगर हिल्स की बात की जाए तो हिल्स में भी कोई परेशानी ज़्यादा आई नहीं, बस थोड़ा सा जो पावर की कमी है इसमें वो तो रहेगी ही रहेगी, उसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते। 125 सीसी की बाइक है तो उतना तो रहेगा ही रहेगा। लेकिन अगर उस लिहाजे से भी देखा जाए तो बहुत अच्छा परफॉर्म किया, बहुत बढ़िया से हमने पूरी राइड्स कंप्लीट करी, सब कुछ अच्छे से हो गया था। तो ओवरऑल अगर राइड कंफर्ट की बात करूं तो काफ़ी सही है। और अगर मार्क देना चाहूँ मैं 10 में से तो 7 के आसपास मैं इसको मार्क्स देना चाहूँगा, ठीक है ना। तो गाइज़ अगर थोड़ी सी स्पेसिफिकेशंस की बात की जाए तो इसमें आपको मिलता है 5 स्पीड गियर बॉक्स के साथ 124.8 सीसी का एयर कूल्ड इंजन। एंड देखिए मैं इसकी स्पेसिफिकेशन आपको बहुत ज़्यादा डिटेल्स में नहीं बताने वाला हूँ, क्योंकि वो आपको TVS की वेबसाइट में मिल जाएगी, वहाँ पर जाके आप पूरी इसकी स्पेसिफिकेशंस अच्छे से देख सकते हैं। लेकिन जो भी छोटा मोटा है मुझे पता है वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है दोस्तों। अगर इस बाइक की टॉप स्पीड की बात की जाए तो टॉप स्पीड मैंने इस बाइक में 110 के आसपास मैंने कवर किया था, 108 मैंने कवर किया था। एंड साथ ही अगर इस बाइक की जो क्रूजिंग स्पीड हो उसकी बात की जाए, क्रूजिंग स्पीड वो होती है जो आप हाईवेज़ पे कंटिन्यूसली चला सकते हैं। तो क्रूजिंग स्पीड मुझे इसकी 72-75 के आसपास लगी और उस स्पीड में मैंने कंटिन्यूसली काफ़ी लंबे समय तक चलाई थी। तो हाँ मैं कह सकता हूँ जो इस बाइक की क्रूजिंग स्पीड है वो है 72-75, तो उस रेंज में आप कहीं भी चला सकते हैं।
यार अचानक से बारिश हो गई है और अब मुझे आई थिंक निकलना पड़ेगा। ये तो बवाल ही हो गया। वैसे उतनी तेज़ नहीं हो रही है लेकिन हो रही है। देखते हैं, अगर मैनेजेबल हो तो फिर बना लेंगे, अदरवाइज़ चलते रहेंगे। दोस्तों बाइक थोड़ा सा गंदी हो रही है तो प्लीज़ वो चीज़ अवॉइड करना। एंड अब बात करते हैं हम थोड़ी बहुत जो हमारी बाइक की स्पेसिफिकेशंस रह गई थी उसके बारे में। तो ये बाइक है 123 किलो की एंड इस बाइक का जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो आपको मिलता है 180 mm, यानी कि लगभग 7 इंच के आसपास मिलता है, जो कि थोड़ा बहुत कम पड़ जाता है। वो मैंने आपको कई बार बताया भी है। और अगर मैं इसमें पिलियन बताता हूँ अपने वेट के आसपास, जो कि मेरा वेट है 75 kg के आसपास, और अगर वो मेरे साथ बैठ जाता है तो उस केस में ये बाइक ना थोड़ा सा लगती है नीचे। और मुझे लगता है कुछ ना कुछ लगता है यहाँ पे, शॉकर्स में लगती है, शॉकर्स लगते हैं, कुछ ना कुछ लगता है। तो वो एक बहुत बड़ा इशू है इसमें। इस बाइक में आपको फ्रंट डिस्क के साथ ट्यूबलेस टायर मिल जाते हैं। एंड दोस्तों अगर बात की जाए इसके फ्यूल टैंक की तो 10 लीटर का आपको फ्यूल टैंक मिल जाता है। एंड इस बाइक की जो माइलेज कंपनी क्लेम करती है वो है 67 kmpl। एंड अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस देखी होंगी तो उसमें हमने इस बाइक की एवरेज निकाली थी। 1 लीटर का हमने माइलेज टेस्ट किया था और 65 के अराउंड इसकी माइलेज निकली थी, जो कि मुझे लगा कि हाँ ठीक ठाक ही है। कंपनी जो क्लेम करती है और हमने जो निकाली वो ऑलमोस्ट आसपास ही थी। लेकिन अगर मैं फिर भी इस बाइक की ऑन एन एवरेज बात करूं तो 58 से 60 किलोमीटर की जो एवरेज दे देती है बाइक, मुझे दे देती है, मुझे लगता है ऐसा। बाकी हर बंदे को अलग अलग दे रही है, क्योंकि जब से मैंने वो वीडियो डाली है ना तो तब से काफ़ी लोगों के कमेंट आए हैं कि भाई मुझे 48 की दे रही है, मुझे 54 की दे रही है, मुझे 52 की दे रही है। तो मैंने उस वीडियो में प्रॉपरली बताया था कि ये आपके राइडिंग, जो आपका राइडिंग स्टाइल होता है ना, उस पर डिपेंड करता है। एंड आप इको मोड पे चला रहे हैं या पावर मोड पे चला रहे हैं, उस चीज़ पे भी डिपेंड करता है। तो वो सारी चीज़ें देखते हुए मैंने अच्छे से बिल्कुल ऑनेस्टली अपनी बाइक की माइलेज निकाली थी और वो 65 के आसपास निकली थी। तो अगर आप लोगों ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो जाके देखिए, आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। एंड चलिए इसी के साथ अब स्टार्ट करते हैं इस बाइक के प्रॉन्स एंड कॉन्स, क्या खूबियाँ और क्या खामियाँ मुझे लगती है इसके हिसाब से। एंड उससे पहले आप इसके एंजॉय कीजिए थोड़े बहुत सिनेमैटिक व्यूज़। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं इस बाइक के प्रॉस की, यानी कि क्या खूबियाँ हैं इस बाइक में मुझे लगती हैं, जो वो मैं आपको बता देता हूँ। जो इस बाइक का डिज़ाइन एंड लुक्स है वो मुझे काफ़ी पसंद है, काफ़ी अग्रेसिव लगता है और स्पोर्टी है। एंड अगर बात की जाए इसके एग्जॉस्ट की तो इस बाइक का जो एग्जॉस्ट है ना उसका साउंड बहुत ही मस्त है। काफ़ी जो हैवी बाइक्स होती है ना उस टाइप का जो एग्जॉस्ट दे रखा है, आप लोगों को सुनाता हूँ, क्योंकि इस सेगमेंट में जो भी बाइक आती है ना किसी में भी इस तरीके का एग्जॉस्ट नहीं है। चलिए आपको सुनाते हैं। तो दोस्तों मैंने इंजन ऑन कर दिया है, देखिए है ना। इस बाइक का जो एग्जॉस्ट है ना सबसे मस्त लगता है मेरे को इस सेगमेंट में। 125 के हिसाब से इस बाइक को थम्स अप है भाई, बहुत मस्त एग्जॉस्ट दे रखा है। एंड अगर दूसरी बात की जाए तो इस बाइक का जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो मुझे काफ़ी पसंद आता है, क्योंकि कलर में है, काफ़ी सही दे रखा है कलर में। नॉर्मली जो बाइक्स आती है उसमें ब्लैक एंड वाइट रहता है तो उतना अच्छा लगता नहीं है, ये काफ़ी अट्रैक्टिव लगता है और इसमें काफ़ी सारी डिटेल्स आपको दे रखी है। इस सेगमेंट के हिसाब से, इस रेट के हिसाब से जो भी ये ओडोमीटर दे रखा है बहुत अच्छा दे रखा है। इस बाइक में एक और वर्जन आता है, इससे ऊपर आता है, उसमें और थोड़ा बड़ा होता है और उसमें नेविगेशन भी दे रखी है। मैंने विदाउट नेविगेशन वाला ले रखा है, लेकिन मुझे ये भी काफ़ी पसंद आया, काफ़ी अच्छे से और काफ़ी बड़ा दे रखा है सारी चीज़ें। यहाँ पे आपको किलोमीटर की स्पीड दिख जाती है, यहाँ पे आपको गियर दिख जाते हैं, अभी न्यूट्रल में है, एंड फ्यूल कितना है वो भी दिख जाता है, आरपीएम वगैरह सब कुछ दिखता है आपको, ट्रिप ए ट्रिप बी एवरेज सब कुछ दिखता है और टाइम भी आपको दिखता है। देखिए अभी 7 बजने वाले हैं। एंड दोस्तों इस बाइक में आपको ना 2 मोड्स देखने को मिलते हैं। देखिए ये है इको मोड और पावर मोड। अगर यहाँ पर मैं बटन दबा दूंगा तो ये इको मोड में चला गया और अगर ऐसे दबा दूंगा तो ये पावर मोड में चला गया। और इसी के साथ आपको जो इको मोड पे स्पीड देखने को मिलती है आपकी 50 से 60 के आसपास चलती है और पावर मोड पे ये लगभग 80 90 100 चली जाती है। एंड इको मोड पे आपको अच्छी एवरेज देखने को मिलती है, पावर मोड पे आपको नॉर्मल एवरेज देखने को मिलती है, 50 के आसपास मिलेगी आपको एवरेज। एंड साथ ही दोस्तों इको मोड पे ना आपको एक और चीज़ मिल जाती है, आपका जो इंजन है ना ऑटो कट हो जाता है। अगर आप चल रहे हैं ना, देखिए यहाँ पे इको मोड पे है, तो जब भी आप ट्रैफिक में होते हैं या रेड लाइट पे होते हैं तो आपकी बाइक ना अपने आप ही पावर ऑफ हो जाती है।
एंड गाइस उससे होता क्या है, जब कभी आप ट्रैफिक में होते हैं या रेड लाइट में होते हैं तो आपका जब इंजन बंद हो जाता है ना, नॉर्मली हमारे पास होता क्या है, वो किल स्विच होता है। तो किल स्विच में होता है कि हम कभी कभार भूल जाते हैं या नहीं करते हैं, तो इसकी वजह से ना हमारा जो फ्यूल है, फ्यूल काफ़ी बच जाता है। लगभग अगर हम इस बाइक को अगर आप 7 साल 10 साल तो मुश्किल है, लेकिन 6-7 साल यूज़ करते हैं तो मैं मान सकता हूँ कि थोड़ा बहुत फ्यूल आपका ज़रूर बचेगा इस केस में। एंड दोस्तों इस बाइक के राइडिंग कंफर्ट की बात तो हमने कर ही ली थी। राइडिंग कंफर्ट इस बाइक का मुझे काफ़ी पसंद आया, सिटी में भी, हाईवेज़ में भी एंड हिल्स में भी। तो राइडिंग कंफर्ट के हिसाब से अगर देखा जाए तो मैं इस बाइक को 7.5 के आसपास 10 में से मार्क्स दूंगा। तो हाँ, मुझे बाइक राइडिंग कंफर्ट के हिसाब से ठीक ठाक लगी। एंड कंपनी क्लेम करती है इस बाइक की माइलेज 67 के आसपास। तो मैंने जैसे कि आपको बताया ही है कि इस बाइक में हमें 65 की माइलेज मिलती है इको मोड पे, एंड अगर हम चलाते हैं पावर मोड पे तो 50 से 55 के आसपास मुझे माइलेज मिल जाती है, जो कि मैं बोलूँगा अगर देखा जाए तो कम्यूटिंग के हिसाब से काफ़ी मस्त है। एंड दोस्तों अगर बात की जाए डेली कम्यूटिंग के हिसाब से आपको ये बाइक लेनी चाहिए, तो हाँ मैं कहूँगा कि हाँ, मुझे तो ये बाइक डेली कम्यूटिंग के हिसाब से काफ़ी पसंद आई है। अगर मैं देखूँ डेली कम्यूटिंग के लिए लोग मोस्टली स्प्लेंडर वगैरह यूज़ करते हैं, तो स्प्लेंडर से तो ये 10 टाइम्स बेटर है। इसके लुक्स स्प्लेंडर से बहुत बेटर है और इसके जो फीचर्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा बेटर है, और डिफरेंस बस मुश्किल से मुश्किल 10-12 हज़ार का है। तो मुझे लगता है आपको यही बाइक लेनी चाहिए, और स्प्लेंडर से ज़्यादा ये एवरेज देती है। तो ये तो बात हो गई इस बाइक के प्रॉस यानी कि खूबियों की। अब बात करते हैं इसके कॉन्स, जो कि मुझे लगता है थोड़े से ज़्यादा है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं इस बाइक की खामियों की। जो भी खामियाँ हैं वो मैं आपको ऑनेस्टली बताता हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं ऑटो पावर कट ऑफ के बारे में, जो मैंने आपको खूबी भी बताई थी। तो वो मुझे लगता है इस बाइक की एक खामी भी है, क्योंकि ये जब कभी भी हम नॉर्मल ट्रैफिक में होते हैं ना, तब भी बार बार बंद हो जाती है। काफ़ी इरिटेटिंग लगता है और काफ़ी अनोइंग लगता है। तो मुझे लगता है वो एक माइनस पॉइंट भी है, अगर प्लस पॉइंट है तो माइनस पॉइंट भी है। एंड दोस्तों मुझे लगता है इसमें ना एक इंजन किल स्विच होना चाहिए था। इस तरीके की बाइक्स में आपको मिल जाता है इंजन किल स्विच, उससे होता है कि आप जब मर्जी अपनी बाइक बंद कर सकते हैं। लेकिन कंपनी ने किया क्या, उसको हटा के ऑटो पावर वाला सिस्टम दे दिया, जो कि प्लस भी है माइनस भी है अगर दोनों पॉइंट से देखा जाए। एंड गाइज इस बाइक में सबसे बड़ी खामी मुझे ये लगती है, इस बाइक में कोई किक ही नहीं है भाई, आपको किक देखने को मिलती ही नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा माइनस पॉइंट है। बैटरी कितनी भी हैवी हो यार, लेकिन किक तो होनी चाहिए बाइक में। जब आप पैसे दे रहे हो, किक काय को हटा दिया, समझ में नहीं आता है। ये बिल्कुल ही मेरे को मतलब समझ में नहीं आई ये चीज़, कंपनी ने ऐसा क्यों किया। दोस्तों इस बाइक में ना फाइबर का बहुत ज़्यादा यूज़ कर रखा है, जिसकी वजह से मुझे काफ़ी लॉस हुआ। आप देख सकते हैं ये मेरी बाइक ठुक गई थी एक जगह पे और यहाँ पे टूट गया। ये सारा ही फाइबर है, बहुत ज़्यादा फाइबर यूज़ हुआ है। यहाँ तक कि टंकी में भी आपको फाइबर है, ये भी फाइबर है। मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आती टंकी में फाइबर यूज़ करने की क्या मतलब थी, ज़रूरत ही नहीं थी यहाँ पे। तो ये भी मुझे एक बहुत बड़ा माइनस पॉइंट लगता है, फाइबर का यूज़, और वो भी टंकी पे। टंकी में तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। एंड एक है इस बाइक का ग्राउंड क्लियरेंस। इस बाइक का ग्राउंड क्लियरेंस जो है वो काफ़ी कम है, और इस बाइक का जो व्हील्स भी है ना वो भी 17 इंच के आसपास है, जिसकी वजह से ये बाइक काफ़ी शॉर्ट एंड छोटी हो जाती है। मतलब इसका ग्राउंड क्लियरेंस कम हो जाता है, जिससे होता क्या है, वैसे तो मेरे को सिंगल जब मैं चलाता हूँ तो कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आई है, लेकिन जब भी मैं अपने वेट के या अपने से हैवी वेट के आसपास बंदे को बैठाता हूँ ना अपने साथ, तो उस केस में होता है कि ये बाइक काफ़ी ज़्यादा लगती है, ब्रेकर्स पे लगती है, गड्ढों में लग जाती है, जो कि मुझे लगता है कि काफ़ी माइनस पॉइंट है। इस चीज़ में थोड़ा सा देख सकते हैं आपकी ग्राउंड क्लियरेंस। मतलब कभी कभार तो बाइक इतनी ज़्यादा लगती है ना, आप सोचोगे नई बाइक ले गए और धक्का करके लग गई, आपका दिमाग ख़राब हो जाएगा। साथ ही कुछ इश्यूज आए थे मेरे को, जब मैंने नई बाइक ली थी ना, तो मेरा इंडिकेटर ख़राब हो गया था, और इस बाइक के जो पार्ट्स है ना वो आपको मिलते ही नहीं है। मतलब दिल्ली जैसी जगह में नहीं मिलते, तो आप बाहर तो क्या ही एक्सपेक्ट करोगे। रिसेंटली जब मैं उत्तराखंड ट्रिप में गया था तो मेरी जो क्लच का वायर था वो टूट गया था। तो हुआ क्या, मुझे एक्चुअली मिल गया था जो TVS का सर्विस सेंटर था, लेकिन उनके पास क्लच वायर मिली ही नहीं। तो मैं एक लोकल जो वो होते ना ठीक करने वाले बाइक, तो उन्होंने देखो जुगाड़ कर रखा है, स्कूटर की वायर इसमें लगा रखी है, और उसी से मैं काम चला रहा हूँ। तो इस बाइक के जो स्पेयर पार्ट्स हैं ना वो भी आपको नहीं मिलते हैं। भाई साहब मौसम काफ़ी ख़तरनाक हो रहा है, बारिश आ सकती है, जल्दी ख़त्म करते हैं। तो अगर बात की जाए इसके ओडोमीटर की, ओडोमीटर जहाँ मेरे को अच्छा लगा, तो इसमें कुछ कमियाँ भी है। जैसे भी आपको गियर दिख रहा है ये न्यूट्रल पे है, कभी कभार इसमें कुछ भी नहीं दिखता है, कभी कभार मतलब ठीक से दिखता है, कभी कभार नहीं दिखता है। तो मतलब अपने हिसाब से चलता है ये ओडोमीटर। और दूसरी अगर बात की जाए तो जो डे लाइट होती है ना, सनलाइट, जब धूप हो रही होती है तब उसमें बिल्कुल भी नहीं दिखता है। तो ये एक मुझे थोड़ा सा माइनस पॉइंट लगता है इस बाइक का। तो दोस्तों मेरी तरफ से यही था जो मुझे खूबियाँ और खामियाँ इस बाइक में लगी। एंड साथ ही अब फाइनल कंक्लूजन की बात करते हैं, तो वो आपको
चलते हुए बताता हूँ, राइड में चलते हैं फिर बताते हैं, क्योंकि मुझे लगता है बारिश हो सकती है। फटाफट से घर की तरफ चलते हैं और साथ में बात करते हुए चलते हैं। तो दोस्तों अगर इस बाइक में पावर की बात की जाए तो जिस सेगमेंट में ये बाइक आती है ना, उस हिसाब से तो पावर बहुत अच्छी है। और मेरे इस बाइक को लेने के यही रीज़न्स थे, एक तो इस बाइक के गुड लुक्स और इस बाइक की पावर, क्योंकि मैंने इस बाइक को चला के देखा था तो वो चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई थी, तो इसीलिए मैंने ये बाइक ली थी। और उस चीज़ से तो मैं बिल्कुल भी निराश नहीं हूँ, दोनों चीज़ों से। अगर मैं डेली कम्यूटिंग के हिसाब से भी देखूँ तो उस हिसाब से भी, एंड अगर मैं पावर के हिसाब से भी देखूँ तो उस लिहाज से भी। लेकिन मतलब सिटी में देखिए दोस्तों, वैसे तो मैं अगर अपने फाइनल कंक्लूजन की बात करूँ ना, तो मेरी काफ़ी मिक्स फीलिंग है इस बाइक को लेकर, क्योंकि जो मेरी एक्सपेक्टेशंस थी ना इस बाइक को लेकर वो काफ़ी हैवी थी, काफ़ी ज़्यादा हाई थी। क्योंकि मैं इस बाइक को 150 सेगमेंट सीसी की बाइक्स के साथ में कंपेयर करने लग गया था, अपाचे के साथ और पल्सर वगैरह के साथ, तो वहाँ थोड़ी सी मेरे को निराशा हुई। दोस्तों मैं मानता हूँ मेरा ये सोचना गलत है, मैं 125 सीसी की बाइक को 150 सीसी की बाइक के साथ कंपेयर करता हूँ। हाँ ये बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन क्या करूँ, इसकी पावर को देख के ना मैं ऑटोमेटिकली उसके साथ कंपेयर करने लग गया था। तो दोस्तों अगर बात की जाए इस बाइक के फाइनल कंक्लूजन की कि आपको ये बाइक लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, तो मेरी तो पर्सनली काफ़ी मिक्स फीलिंग्स थी। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि मैं इसका कंपैरिजन 150 सीसी सेगमेंट की बाइक के साथ करने लग गया था। लेकिन अगर इस बाइक को आप 125 के हिसाब से या 110 के हिसाब से देखते हैं ना, तो मैं मानता हूँ ये बाइक टॉप 3 में तो आती होगी, और मुझे लगता है साथ साथ बारिश भी होने वाली है। एंड साथ ही दोस्तों अगर बात की जाए रिकमेंडेशन की, तो हाँ अगर आप डेली कम्यूनिटी के हिसाब से देखते हैं इस बाइक को, तो मैं ज़रूर आपको रेकमेंड करूँगा, आपको ये बाइक निराश नहीं करेगी। लेकिन साथ ही अगर आप सोचते हैं कि इस बाइक के साथ आप हाईवे राइड्स बहुत ज़्यादा रेगुलर कर सकते हैं, तो उस केस में आपको थोड़ा सा निराश होना पड़ सकता है। देखिए दोस्तों मैं इसी बारे में आपको बात कर रहा था। ये आगे जा रही है स्प्लेंडर प्लस और ये है हमारी TVS रेडर। एंड प्राइस में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, आपको स्प्लेंडर जो मिलती है वो 1 लाख के आसपास मिलती है और TVS रेडर आपको 1,15,000 के आसपास मिलती है। तो बस 15,000 का डिफरेंस है और आपको इतने अच्छे गुड लुक्स मिल जाते हैं। एंड अगर बात करूँ एवरेज की, तो मुझे लगता है स्प्लेंडर से ज़्यादा ही एवरेज देती है ये बाइक। एंड दोस्तों अगर बात की जाए इस बाइक के पावर परफॉर्मेंस एंड लुक्स की, तो इस बाइक को मैं अपनी तरफ से 9 आउट ऑफ 10 देना चाहूँगा, क्योंकि मैं मानता हूँ इस बाइक को टक्कर देने के लिए इस सेगमेंट में काफ़ी टफ कंपटीशन है। 4-5 बाइक्स आपको मिल जाती है। एक तो होंडा की SP125 है, तो वो तो कहीं भी नहीं टिकती इसके सामने लुक्स के हिसाब से और पावर परफॉर्मेंस के हिसाब से। एंड अगर दूसरी बाइक के बारे में बात की जाए तो एक आती है पल्सर की NS125, तो वो थोड़ी बहुत लुक्स उसके हैं। लेकिन अगर मैं पर्सनली बात करूं तो मुझे पर्सनली बजाज की बाइक्स कुछ ज़्यादा पसंद नहीं आती है और उसके लुक्स भी इससे मुझे कम ही लगते हैं, तो उसके सामने मुझे TVS रेडर के लुक्स ज़्यादा बेटर लगते हैं। एंड पावर का तो मुझे पता नहीं, मैंने पल्सर 125 चलाई नहीं है। TVS रेडर की पावर मुझे बहुत पसंद आई और बहुत बढ़िया है इसकी पावर। तो दोस्तों जल्दी से इस बाइक के फाइनल कंक्लूजन की बात कर लेते हैं कि आपको ये बाइक 2024 में लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि मौसम काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो रहा है और फटाफट से हम घर पहुँचते हैं, नहीं तो बारिश में भीग जाएंगे। मेरे पास बैग वैग कुछ भी नहीं है। तो दोस्तों देखिए ऑनेस्टली अगर बात की जाए, अगर आप कुछ चीज़ों को अवॉइड कर सकते हैं तो इट कैन बी द बेस्ट बाइक। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर आपके लिए वो चीज़ें ज़्यादा महत्व रखती है तो आपके लिए बाइक अच्छी नहीं भी हो सकती है। जैसे कि अगर बात की जाए किक की, इस बाइक में आपको किक नहीं मिलती है। एंड लास्टली अगर बात की जाए तो भाई मैं यही बोलूँगा, ये टोटली डिपेंड करता है आपकी यूसेज के हिसाब से और आप किस तरीके की बाइक प्रेफर करते हैं। आपको डेली कम्यूटिंग बाइक चाहिए या आप जैसे कॉलेज गोइंग पर्सन है, आपको अट्रैक्टिव लुक्स वाली बाइक पसंद है LED लाइट्स के साथ, स्पोर्टी लुक्स के साथ, तो आप तब भी इस बाइक के साथ जा सकते हैं। एंड अगर आप लोग बिल्कुल सीधी सादी बाइक चलाते हैं जैसे होंडा शाइन वगैरह, तो आपको ये बाइक थोड़ा सा स्पोर्टी लग सकती है और थोड़ा सा अनकंफर्टेबल भी लगेगी स्टार्टिंग में, लेकिन जैसे जैसे आप धीरे धीरे यूज्ड हो जाएंगे तो आपको फिर अच्छी लगने लगेगी ये बाइक। क्योंकि मेरे साथ भी पर्सनली यही हुआ था। मैं इससे पहले अपनी होंडा ड्रीम यूगा चलाता था, तो उसके बाद जब मैंने ये चलाई थी ना तो काफ़ी अजीब सी लग रही थी। तो दोस्तों मेरी तरफ से आज के इस वीडियो में बस यही था। अगर बात की जाए 2024 में आपको ये बाइक लेनी चाहिए, तो मैं तो यही कहूँगा कि हाँ भाई आप ले सकते हैं, अगर कुछ चीज़ों को अवॉइड कर सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं तो। अगर नहीं कर सकते तो फिर दूसरी बाइक के लिए भी जा सकते हैं, जैसे कि होंडा SP125 या पल्सर NS125। एंड अब तो हीरो की भी आ गई है एक्सट्रीम 125, तो आप उसको भी चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ आज की इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है और आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपसे मिलेंगे कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, अपना ध्यान रखिए।